हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग बात कर रहे थे महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में। तो हम लोगों ने कुछ आधारभूत सिद्धांत थे उनको पढ़े हैं, छोटे छोटे सिद्धांत थे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट या आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से प्रश्न लॉन्ग पूछे जाते हैं। लॉन्ग बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं 5-5 नंबर में, 8-8 नंबर में। तो ये जो सारी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, सारे सिद्धांत बताऊंगा, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, सीधे 5 या 8 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F.V. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। F.V. टेलर अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री थे। तो इन्होंने भी महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया, एक अपना परिकल्पना दिया। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, फ्रैंक बर्सले टेलर इनको बोलते हैं, शॉर्टकट में इनको आप F.V. टेलर कह सकते हैं। अगर आप पूरा नाम लेना चाहें तो फ्रैंक बर्सले टेलर या F.V. टेलर आप कह सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ टेलर भी कह सकते हैं। ये अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री थे, अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए नवीन विचार प्रस्तुत किया। देखिए, ये थ्योरी, ये सिद्धांत पढ़ना, कॉन्सेप्ट इसका याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप समझ जाएंगे तभी आप आगे के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। तो इन्होंने महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण से संबंधित जानकारी दी और इस सिद्धांत को महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहा गया। सिद्धांत कब दिया था? 1908 में दिया था और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1910 में। इतना आपको समझ में आया? इसमें मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक। ये कहा है कि भाई जो ये टेलर थे, ये अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। प्रवाह का मतलब तैरना। 1908 में दिया था इस सिद्धांत को, लेकिन ये छपा कब, प्रकाशन इसका कब हुआ? 1910 में। इतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे की कहानी सुनिए। देखिए, इनका उद्देश्य क्या था? टेलर का मुख्य उद्देश्य था टर्सरी युग के नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना। यानी टर्सरी युग में कौन कौन से पर्वत किस प्रकार बने थे, उसकी व्याख्या करना चाहते थे। जैसे टर्सरी युगीन पर्वतों की बात करें तो हिमालय को ले लें आप, या फिर आप आल्प्स को ले लें, रॉकी एंडीज़ को ले लें। तो ये कैसे बने थे? जैसे अगर आप बात करें हिमालय, तो हिमालय पूरब से पश्चिम है, आल्प्स भी पूरब से पश्चिम इसका विस्तार है। तो ये दोनों पर्वत, आल्प्स और हिमालय, पूरब से पश्चिम है। तो इनका निर्माण पूरब से पश्चिम क्यों हुआ, कैसे हुआ? और कुछ पर्वत जैसे रॉकी और एंडीज़ की बात करें तो उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं। तो इनका उत्तर से दक्षिण निर्माण कैसे हुआ, इसी चीज़ को ये बताना चाहते थे। लेकिन इसी के चलते इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत भी दे दिया। इन्होंने बताया ऐसे पर्वत भी बने हैं और ऐसे ही महाद्वीप और महासागर भी बने हैं। तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। चित्रों के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा। पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उसको समझ लीजिए, फिर मैं चित्र में समझा दूंगा। इन्होंने बताया कि उत्तरी भाग में लॉरेशिया था, दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड था। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो पेंजिया का नाम सुना था। देखिए, अभी आपको पेंजिया नहीं सोचना है, क्योंकि पेंजिया का कॉन्सेप्ट ये नहीं देते हैं। पेंजिया का कॉन्सेप्ट आगे के एक वैज्ञानिक वैगनर आएंगे, वो देंगे। जब उनका सिद्धांत में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको पेंजिया और सारी चीज़ें बताऊंगा, पैंथालासा, वो सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा। इन्होंने पैंथालासा, पेंजिया कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि आरंभ में पृथ्वी पर 2 भाग थे। एक भाग को लॉरेशिया कहा गया, जो उत्तर भाग में था, यानी उत्तरी भाग में था, और दक्षिणी भाग में था गोंडवाना लैंड। और महाद्वीप जो थे वो सियाल से निर्मित थे। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। मैंने आपको बता दिया है पहले ही, पहले की वीडियो देखिए, सब बता दिया सियाल क्या है, सीमा क्या है। तो महाद्वीप के जो स्थल भाग है वो सियाल से निर्मित है, और महासागर की जो तली है वो सीमा से निर्मित है। सियाल सीमा पर तैर रहा है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये स्थल खंड है, महाद्वीप है, तो ये किससे निर्मित है? सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है, यानी सियाल से निर्मित है। और इसके नीचे क्या है? महासागर, जो कि सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है।
और ये जो सियाल है सीमा पर तैर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा चित्र दिखा देता हूँ, फिर आगे की चीज़ें पढ़ाता हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। ये देखिए लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड। तो टेलर का मानना था कि पृथ्वी जो है उस पर दो ही भाग थे, उत्तर में लॉरेशिया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। अब इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे की उसको समझना है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी को अगर बीच से काट दें, यानी कि दो भागों में बांट दें, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। और उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो गया भूमध्य रेखा और ये हो गया लॉरेशिया, ये हो गया गोंडवाना। तो इन्होंने कहा, टेलर ने, कि पृथ्वी की ज्वारीय बल के कारण, पृथ्वी पर ज्वारीय शक्ति कौन लगाता है? चंद्रमा। ज्वारीय का मतलब आकर्षण शक्ति। जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, यही हो गया ज्वारीय बल यानी आकर्षण बल। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले बल को ज्वारीय बल कहते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा के द्वारा जो ज्वारीय बल लगाया जाता है उसके कारण, उस बल के कारण ये खंड भी प्रवाहित होने लगे। और किधर प्रवाहित होने लगे? भूमध्य रेखा की ओर। जैसे लॉरेशिया भी भूमध्य रेखा के पास आ रहा है और गोंडवाना भी भूमध्य रेखा के पास आ रहा है। तो सोचिए जब दोनों खंड भूमध्य रेखा के पास आएंगे तो ये दोनों लड़ जाएंगे और पर्वत की उत्पत्ति हो जाएगी। कौन से पर्वत की उत्पत्ति होगी? पूरब से पश्चिम जितने पर्वत बने हैं, जैसे हिमालय और आल्प्स या और भी जितने पूरब से पश्चिम पर्वत हैं, उन सभी का निर्माण होगा। ये इन्होंने बता दिया पूरब से पश्चिम वाले पर्वतों के लिए कि भाई गोंडवाना भी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ा ऐसे, और लॉरेशिया भी इधर ही बढ़ा, दोनों लड़ गए और पर्वतों की उत्पत्ति हो गई। ये एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया ज्वारीय बल के कारण। अब इन्होंने एक और कहा, एक बात इन्होंने और कही कि भाई उत्तर से दक्षिण जैसे रॉकी और एंडीज़ पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, उसको भी ये समझाते हैं। अब आपको पता होगा जो हमारी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की दिशा में घूर्णन कर रही है, यानी घूम रही है। तो खुद ही सोचिए, अगर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब दिशा में घूमेगी और मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये इस पर अपनी ज्वारीय शक्ति का प्रयोग करेगा या ज्वारीय बल लगाएगा, तो ये लॉरेशिया का प्रवाह किधर होगा? आप ही सोचिए। लॉरेशिया का प्रवाह इधर होगा, गोंडवाना का प्रवाह इधर होगा। सोचिए आप, इसको आप कल्पना कीजिए। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी में, तो आप गाड़ी से आगे जा रहे होते हैं लेकिन पेड़ आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही ये जो स्थल खंड हैं ये पीछे रह गए, स्थल खंड, और ये पृथ्वी पूरी घूम रही है आगे। स्थल खंड पीछे क्यों रह गए? क्योंकि इस पर चंद्रमा अपना आकर्षण बल लगा रहा है। तो ये पश्चिम में प्रवाहित होने लगे। तो पश्चिम में प्रवाहित होने लगे और ये पहले टूट चुके थे, मैंने बताया था कि पहले ये लड़ भिड़ कर टूट चुके थे। तो जब पश्चिम में प्रवाहित हुए तो जो इनके सामने रुकावटें आईं, उनसे लड़ करके रॉकी और एंडीज जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। ये इन्होंने बताया था टेलर ने। अब इनकी बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो बाद में अभी मैं आपको बताऊंगा, जब इनकी आलोचना करूंगा तो बताऊंगा कि ये सच है या गलत है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिया था कि जब ये खंड पश्चिम में प्रवाहित हुए तो रॉकी और एंडीज जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ रुकावट से, और जब भूमध्य रेखा की ओर आए ऐसे तो पूरब से पश्चिम वाले पर्वतों का निर्माण हुआ। और फिर बाद में ये लॉरेशिया टूट गया कई खंडों में, तो इससे कई महाद्वीप बने, जैसे उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, और आप बात करें तो यूरेशिया बना और यूरोप बना, एशिया, ये सारे महाद्वीप बने। और ये गोंडवाना लैंड टूटा तो इससे भी कई महाद्वीप बने, जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, और भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये इन्होंने बताया। ये देखिए यहाँ पे आगे दिखाया गया है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। टेलर का कहना था कि स्थल भागों का प्रवाह किसके कारण हुआ? ज्वारीय बल। और ये ज्वारीय बल किसके कारण लगा?
चंद्रमा के कारण लगा और 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ, एक भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। मैंने आपको बता दिया पश्चिम की ओर कैसे प्रवाहित हुआ। तो यह प्रवाह विषुवत रेखा तथा पश्चिम की दिशा में हुआ। टेलर के अनुसार जहाँ भी प्रवाह में अवरोध आया, अवरोध मतलब रुकावट, मैंने आपको बताया ना रुकावट आया, जब पश्चिम में बढ़ा, पश्चिम में जब प्रवाह हुआ तो कुछ रुकावटें आईं, कुछ स्थलखंड टकराए जिससे निर्माण हुआ पर्वतों का। तो जहाँ जहाँ पर रुकावट या अवरोध आया उनके अग्रभागों में पर्वतों और द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ। ये तो था इनका सिद्धांत। अब हम लोग आलोचना करते हैं, यानी देखते हैं कमियां क्या थी। तो पूरी की पूरी थ्योरी इनकी अब रॉन्ग सिद्ध हो गई है, गलत सिद्ध हो गई है। देखिए इन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जो हुई क्रिटेशियस युग में हुई, यानी पर्वत निर्माण और ये जो महाद्वीप टकराए ये सब क्रिटेशियस युग में हुआ। तो क्रिटेशियस युग क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब आलोचना इनकी कैसे करेंगे भाई, यदि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति टर्सरी युग के पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी, तो उसके पहले के पर्वतों के विषय में क्या होगा। इनसे पूछा गया कि अगर क्रिटेशियस युग और टर्सरी युग ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, टर्सरी युग के अंतर्गत ही क्रिटेशियस युग आता है, मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइए इसको सोच करके। टर्सरी युग के अंदर ही एक काल आता है जिसे क्रिटेशियस काल कहते हैं। तो इनसे पूछेगा कि भाई आप कहते हैं कि टर्सरी युग या क्रिटेशियस युग में जो पर्वत बने वो तो इस शक्ति के कारण बने, यानी ज्वारीय शक्ति के कारण बने, लेकिन उससे पहले जो पर्वत बन चुके हैं जैसे अरावली वगैरह, ये बहुत पहले बनी है। भारत में जो अरावली पर्वत है बहुत पहले इसका निर्माण हुआ, तो इनका निर्माण कैसे हुआ। तो ये चुप हो गए, ये बता ही नहीं पाए। इनसे ही पूछा गया कि भाई टर्सरी युग के पर्वतों का निर्माण तो आपने बता दिया, लेकिन उससे पहले के जो पर्वत हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, तो ये कुछ बोल ही नहीं पाए। तो इनकी थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर इनसे पूछा गया कि यदि ज्वारीय शक्ति से महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह या स्थानांतरण हो सकता था, तो यह शक्ति पृथ्वी के परिभ्रमण पर रोक का काम कर सकती थी और 1 वर्ष के अंदर पृथ्वी का परिभ्रमण बंद हो सकता था। अब देखिए गजब की यहाँ पे इनकी आलोचना कर दी गई। भाई इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी जो है ऐसे पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन कर रही है, और इन्होंने कहा कि चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है वो इसको यानी कि लॉरेशिया और गोंडवाना को रोक रही है या इस पर ज्वारीय बल लगा रही है। और इससे क्या हुआ कि लॉरेशिया और गोंडवाना पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे, ये इन्होंने कहा था। तो इनसे पूछा गया कि अगर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो इतने बड़े बड़े खंड हैं, अगर ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो सकते हैं, तो इस हिसाब से इतना बल इसने चंद्रमा ने लगा दिया पृथ्वी पर, इस हिसाब से तो पृथ्वी 1 साल में रुक जानी चाहिए थी। भाई मान लीजिए कोई बहुत तेज़ भागा जा रहा है और आप उस पर धीरे धीरे बल लगा रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप उसको रोक लेंगे। तो इनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से तो चंद्रमा एक दिन पृथ्वी का घूर्णन ही बंद कर देगा अगर इस तरह बल लगाता रहेगा। तो इसका भी ये जवाब नहीं दे पाया। तो इस कारण इनकी थ्योरी, इनका जो ये जो सिद्धांत है फेल हो गया। आगे इसमें कुछ सुधार करते हैं रॉबर्ट वेगनर, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले सिद्धांत में, और देखेंगे वो पेंजिया का कॉन्सेप्ट देते हैं। शुरुआत से बताते हैं कि पेंजिया था, फिर उसके चारों तरफ पैंथलासा था, कैसे टूटा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, मतलब शुरुआत से वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये सिद्धांत आपको आई होप समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।